जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रिपब्लिक डे फ्लाई पास में बायोफ्यूल के साथ उड़ान भरेंगे इंडियन एयरफोर्स के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। म्यांमार आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला चाइनीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में हुआ दुर्घटनाग्रस्त और बटा 2 टुकड़ों में। मालदीव की सरकार ने कंफर्म किया कि चाइना की रिसर्च वेसल मालदीव्स के वाटर्स में कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं करेगी। 26 बिलियन डेटा रिकॉर्ड्स हुए लीक और चीन ने दावा किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का। आज का यह एपिसोड शुरू करने से पहले पराक्रम दिवस के खास अवसर पर हम भारत के महान लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल मौजूदा बल्कि आने वाले कई सारी पीढ़ियों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। इस मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आज आप भी कमेंट सेक्शन को जय हिंद के कमेंट से बिल्कुल भर देना। तो जैसे कि पहले के अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि अपकमिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान इस बार इंडियन एयरफोर्स टैंगल फॉर्मेशन के साथ भी डेमोन्स्ट्रेट करेगी, जिसमें हेरिटेज एयरक्राफ्ट डकोटा के साथ 2 डॉर्नियर डू-228 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हुए आपको दिखेंगे। और इसकी प्रैक्टिस करती हुई एक तस्वीर इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल से भी शेयर की गई है। लेकिन इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बताया गया है कि 1971 के टैंगल एयरड्रॉप को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए इस टैंगल फॉर्मेशन में जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट रहेंगे तो वे अपने इस उड़ान के दौरान एविएशन टर्बाइन फ्यूल और बायोफ्यूल के ब्लेंडेड मिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। और इस बार रिपब्लिक डे में इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी इवेंट हो रहे हैं तो वो सारे इवेंट मुख्य रूप से भारत की नारी शक्ति को काफी अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। तो इसी के तहत जो फ्लाई पास होगी तो उस फ्लाई पास में भी नारी शक्ति की एक ट्रू रिफ्लेक्शन के तौर पर कई अलग अलग फॉर्मेशंस में 8 विमेन पायलट्स भी उड़ान भरेंगी। और जैसे कि फ्रेंच मिलिट्री का कंटिजेंट भी इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लेगा, तो बता दें कि उस फ्रेंच कंटिजेंट में भारत और नेपाली ओरिजिन के मेंबर्स भी शामिल रहेंगे। इस बार पहली बार रिपब्लिक डे की परेड में ऑल विमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट भी हमें देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे 2 लिविंग लेजेंड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार भी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनेंगे। बाकी इस बार कई सारे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स जिनमें कुछ न्यू जनरेशन के कई अलग अलग व्हीकल्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो पहली बार इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 विमेन ऑफिसर्स को भी इंडक्ट किया गया था, तो उन 5 विमेन ऑफिसर्स में से 4 ऑफिसर्स भी इस साल की रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेंगी। और उन 4 ऑफिसर्स में शामिल हैं लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा, लेफ्टिनेंट अनिका सेवदा, लेफ्टिनेंट आदिया झा और लेफ्टिनेंट CH एनोनी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन को विजिट किया था। और अपने इस विजिट के दौरान उन्हें इस स्टेशन के अलग अलग भूमिकाएं और टास्क के बारे में जानकारी दी गई। और इसके अलावा Su-30 MKI फाइटर से शॉटिंग कंडक्ट करने के अलावा उन्होंने ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस की भी समीक्षा करी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन में Su-30 MKI फाइटर्स की नंबर 222 स्क्वाड्रन स्टेशन है, तो ये सदर्न इंडिया में तैनात इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर स्क्वाड्रन भी है। और इस स्क्वाड्रन का निकनेम है टाइगर शार्क्स। आज मंगलवार की सुबह म्यांमार आर्मी का एक एयरक्राफ्ट मिजोरम के लैंगपुई एयरपोर्ट पर लैंड करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुए इस एयरक्राफ्ट में 14 लोग सवार थे। और इनिशियल रिपोर्ट से इस बात के भी संकेत मिले कि ये जो एयरक्राफ्ट था ये म्यांमार आर्मी के उन पर्सनल को वापस लेने के लिए आया था जो कि अभी हाल ही में भारत में घुसे थे। और ये दुर्घटना भी एक ऐसे समय पर हुई है जब आज मंगलवार को ही ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया था कि करीब 184 म्यांमार सोल्जर्स को वापस से उनके देश भेजा गया है। और असम राइफल्स के मुताबिक पिछले सप्ताह मिजोरम में करीब 276 म्यांमार सोल्जर्स दाखिल हुए थे, जिनमें से 184 को कल सोमवार को वापस भेज दिया गया था। और जो बाकी बचे 92 सोल्जर्स थे तो वो आज मंगलवार को वापस जाने वाले थे। बाकी आज जो म्यांमार आर्मी का एयरक्राफ्ट मिजोरम के एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ है तो उसमें जो 14 लोग सवार थे तो उनमें से 8 घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत ही लैंगपुई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाया गया है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि जो एयरक्राफ्ट है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया है। बाकी जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो था कौन सा, तो बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई हैं तो उनको देखकर तो ये लग रहा है कि चीन द्वारा म्यांमार मिलिट्री को दिया गया चाइनीज Y-8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, जो कि कुछ इस तरह से क्रैश लैंड हुआ है कि ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। पर खैर चाइनीज माल है, 2 के अगर 4 हिस्सों में भी बढ़ता तो भी हम समझ सकते हैं। बाकी म्यांमार की मिलिट्री में और भी कई चाइनीज प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें से कई सारी कमियों पर म्यांमार ने भी चिंता कई बार जताई है। पिछले साल जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच वाला मामला हुआ था तो फिर उसके बाद रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि पार्लियामेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब CISF को दी जाएगी। तो इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि CISF जल्द ही पार्लियामेंट की सुरक्षा में तैनात होगी। और उसके लिए 140 CISF पर्सनल की ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और CISF के ये 140 ट्रूप्स पार्लियामेंट के एंट्रेंस पर विजिटर्स और बैगेज की जांच की जिम्मेदारी संभालेगी। बाकी इनकी जो तैनाती है वो 31 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से
ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म कर दिया गया कि चाइना की रिसर्च वेसल जिसका नाम है शियांग यांग होंग 3 तो वो मालदीव पहुंच रही है। और इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जो चाइनीज शिप मालदीव आ रही है तो ये रिप्लेनिशमेंट और अपने फैसलन के रोटेशन के लिए है और ये वेसल मालदीव्स के वाटर्स में कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं करेगी। बाकी मालदीव्स का ये भी कहना है कि पीसफुल पर्पस के लिए फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से आने वाली उनकी सिविलियन या फिर मिलिट्री किसी भी तरह की वेसल का स्वागत करने के लिए वे इसे आगे भी जारी रखेंगे। बाकी जैसा कि पिछले अपडेट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंडियन नेवी चाइनीज वेसल की मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको ये भी रिमाइंड करा दें कि हमारी फ्रंटलाइन ई मैगजीन का लेटेस्ट एडिशन पब्लिश हो चुका है जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह पर उपलब्ध है। और अगर आप इसे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बाय करते हैं तो फिर आप शुभ 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इसमें स्पेशल एडिशनल 21% डिस्काउंट और प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा डेटाबेस जिसमें लगभग 26 बिलियन रिकॉर्ड्स होंगे, तो इतने सारे डेटा के लीक होने वाला मामला सामने आया है जिसे अभी तक का सबसे लार्जेस्ट डेटा ब्रीच माना जा रहा है। और इस डेटा ब्रीच में कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, ड्रॉपबॉक्स, लिंक्डइन, टेंसेंट, वीबो, एडोब, कैनवा और टेलीग्राम, तो इनसे बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है। हालांकि सिक्योरिटी रिसर्चर्स के मुताबिक जो डेटा लीक हुआ है उसमें केवल कुछ ही हिस्सा नया है, बाकी ज़्यादातर लीक हुआ डेटा पुराने लीक हुए डेटा के रिकॉर्ड्स का ही संयुक्त रूप है। लेकिन फिर भी ये स्थिति गंभीर बताई जा रही है क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं तो वे लीक हुए इन डेटा रिकॉर्ड्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये देखने को मिला कि अभी हाल ही में टेस्ला, स्पेसएक्स और अब ट्विटर भी, तो इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक एलोन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से एक कमेंट किया और जिसमें उन्होंने यूएन बॉडीज़ में रिवीजन करने की ज़रूरत बताई। और इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि भारत जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो इसके बावजूद भी भारत को अभी तक यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं मिली है, तो ये बात बहुत ही बेतुकी सी है। यानी कि बात सीधी सी है कि एलोन मस्क को भी लगता है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। और वैसे आपको बता दें कि ये कमेंट भी ऐसे समय पर आया है जब अभी हाल ही में सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशंस हुए थे और यूएनएससी में रिफॉर्म करने के लिए जो फ्रांस है वो भारत के पूरे सपोर्ट में है। यूके के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक टीम ने अभी हाल ही में एक हाई पावर लेजर सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और जिसमें इस लेजर सिस्टम की मदद से ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया गया था। और बताया जा रहा है कि ये जो उपलब्धि है ये GBP 30 मिलियन ड्रैगन फायर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर है, जिसे यूके की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में एक महत्वपूर्ण एडवांसमेंट बताया जा रहा है। ये जो टेस्ट है स्कॉटलैंड के कोस्ट पर आयोजित किया गया था जिसमें लेजर की मदद से UAV को काउंटर किया गया और ड्रोन जैसे बड़े लेकिन सस्ते खतरे को काउंटर करने के लिए ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है एज कम्पेयर टू मिसाइल सिस्टम। और इसलिए ऑफिशियल्स का कहना है कि एक ट्रेडिशनल मिसाइल बेस्ड डिफेंस की तुलना में ये जो ड्रैगन फायर हाई पावर लेजर सिस्टम है ये एक कॉस्ट इफेक्टिव और ज़्यादा प्रिसाइज सॉल्यूशन है और इसकी मदद से ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए हमें किसी भी तरह के एक्सप्लोजिव या फिर महंगी मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। हालांकि इस लेजर सिस्टम की रेंज कितनी है, यानी कि कितनी लंबी दूरी से ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसके बारे में ऐसी कोई स्पेसिफिक डिटेल देखने को नहीं मिली है। और जबकि इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जो नेवल साइंटिस्ट हैं उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने काइनेटिक एनर्जी वेपन्स के लिए एक ऐसे स्मार्ट शेल को क्रिएट किया है जो कि मिलिट्री लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल के रख देगा। और जो शेल है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन से फायर किया जाएगा जो कि मैक 7 की रफ्तार तक हासिल कर सकता है। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो ये शेल है ये चीन के बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से लगातार सिग्नल्स रिसीव करता रहेगा और फिर उसकी मदद से वो शेल अपने फ्लाइट पाथ को कंटिन्यूसली एडजस्ट कर सकता है और ऐसा करके अपने टारगेट को सटीक तरह से हिट करने में भी सक्षम रहेगा। और इसे एक बड़ी उपलब्धि इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मैक 7 जैसी हाई स्पीड पर एक हाई एक्यूरेसी को अचीव करना आसान टास्क नहीं होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है तो उसमें टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट करना अभी भी एक बड़ी चुनौती माना जाता है, लेकिन चीन दावा कर रहा है कि उसने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि अभी भी 100% एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन अभी तक जो टेक्नोलॉजी आई है उनकी तुलना में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट यही है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सबसे पहले यूएस नेवी ने 2012 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फिर उसके बाद यूएस की तरफ से इस प्रोग्राम में कोई खास तरक्की देखने को नहीं मिली। लेकिन अब चीन के साइंटिस्ट द्वारा यह दावा करना कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में उपलब्धि हासिल कर रही है तो ये अमेरिका के लिए भी एक चिंता का विषय बन सकता है। पर चाइनीज साइंटिस्ट के इस दावे में कितनी सच्चाई है तो उसका खुलासा तो तभी होगा जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन कोई प्रैक्टिकली देखने को मिले। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन क्या होती है तो जहाँ तक हमें लगता है आपको उसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो उन्हें बता दें कि इस पर वीडियो हमने ऑलरेडी पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, भारत के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जैसा प्रोग्राम ऑलरेडी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर में इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर भूपेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इस वीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
आज के दिन 2008 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक ब्रिजेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक महेश कुमार और सूबेदार भवानी दत्त जोशी ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर का आर्म्ड वर्जन है उसका नाम क्या है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।